नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जरूरत में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, पूरी राजधानी में किसी भी थाना क्षेत्र की बात करें, विशेषकर जी रोड, रामनगर, संजय नगर आदि जो थाना क्षेत्र हैं, आदर्श नगर, सरस्वती नगर, ये पूरी थाना क्षेत्र इन दिनों चाकूबाजी की घटनाओं से कुख्यात है। लगातार आए दिन चाकूबाजी घटनाएं और पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ के कप्तान सिर्फ और सिर्फ चाकूबाजों का परेड कराते हैं। और जहां की छत्तीसगढ़ की सरकार, डॉक्टर विष्णुदेव की सरकार, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर के क्षेत्रों से नक्सलियों की खात्मा की बात का दम भरते हैं। मित्रों, जिस तरह बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बल की इंसास की और AK-47 की गोलियां तड़तड़ाती है, उसके 1/4 हिस्से भी छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई क्षेत्रों में अगर पुलिस की बूटों की धमक थोड़ी सी भी सुनाई देती तो ये चाकूबाज आए दिन की हत्याएं लगातार जो घट रही हैं वो कब की कम हो गई होती। परंतु लगातार के बाद, और मित्रों, जैसा कि मैं बात कर रहा था, सरकार एक और बस्तर से नक्सलियों का समापन, छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के समाप्ति की बातें कर रही है, दम भर रही है, वहीं बस्तर में पत्रकारों की हत्या ठेकेदारों द्वारा कर दी जाती है। और छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की हत्या ये आए दिन की बात हो चुकी है। इसके बावजूद आज मित्रों, छत्तीसगढ़ क्या रायपुर, राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब से आज प्रेस कर्मियों का, जितने भी सदस्य हैं और पत्रकारों का एक जत्था आज राजभवन कूच कर रहा है। राजभवन में जाकर के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन बेका जी को एक ज्ञापन सौंपेगा और ज्ञापन सौंप करके छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की जो नृशंस हत्याएं कर दी जा रही हैं, इस पर रोक लगाने और पत्रकार सुरक्षा कानून जो लगातार कई सरकारों से लंबित है, उसे लागू करवाने के लिए आज एक ज्ञापन सौंपेंगे। तो मित्रों, आइए चलते हैं, सीधे हम आपको जोड़ते हैं रायपुर प्रेस क्लब और फिर वहां से लेकर के चलते हैं राज्यपाल, जहां की ज्ञापन सौंपा जाना है। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था, रायपुर में चाकूबाजी घटनाएं जो लगातार जो बढ़ रही हैं, ये चाकूबाजी घटनाओं के देखिए, ये घायल हमारी पुलिस इन्हें लेकर के हॉस्पिटल जारी किया हुआ है। चाकूबाजी कहाँ पर? इसमें इधर ही हुआ है। तो आपके परिवार के लोग हैं क्या? तो कहाँ क्या घटना है, कहाँ पर हुआ? लूट की बात हुई? तो कुछ तो बताया। अच्छा। कुछ नहीं हुआ अभी। तो मित्रों, आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था है। आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं, लगातार चाकूबाजी की पूरे शहर में यही हाल है। कहीं बात करें, आए दिन चाकूबाजी, 2-2, 3-3 मर्डर हो रहे हैं। लगातार ये हत्याओं का सिलसिला छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगातार जारी है। और छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ नक्सलियों को सफाई की बात कर रही है। और छत्तीसगढ़ में न आम नागरिक सुरक्षित हैं, ना ही पत्रकार सुरक्षित हैं। झुकनी चाहिए, ना टूटनी चाहिए, ना भटकनी चाहिए। तो ये संकल्प लेकर आज हम अगर एक होंगे, तब इसी तरीके की घटनाओं को हम रोकेंगे और मुकेश चंद्रा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यही आज हम इस दिन पर संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। घटना के समय में ये बोली क्या बोला जाए और वापस आने जो भी कहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग एक साल से भावना छत्तीसगढ़ और पत्रकार हैं, इनसे 25-26 साल से इस राज्य में पत्रकारिता कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार हुई। बिलासपुर में घटना हुई,
गरियाबंद में घटना हुई, इसमें राज्य हम लोगों ने जो दबाव डाला, उसके बाद राज्य शासन ने सीबीआई जांच की भी घोषणा की। उसके बाद क्या हुआ उसका अभी तक कुछ पता नहीं। पत्रकार संस्थाओं को बताओ, मुझे इस बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी है। इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही है। पूरे पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएं, पत्रकारों पर दबाव बनाने की बात, अगर वो दबाव से नहीं झुकते हैं तो उनकी हत्या करने की बात भी लगातार होती रही। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो घटनाएं होती हैं, जो भी कारण है वो तो पुलिस और प्रशासन मिलकर करना है, वो तो करेंगे, लेकिन हम सरकार में तो क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही है छत्तीसगढ़ में, पहली और आखिरी घटना तो नहीं लगता, क्योंकि अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, इस तरह से जो लोगों ने घटनाएं की है उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, उन जैसे लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो ये घटनाएं होती रहेंगी। बस्तर जैसे क्षेत्रों में पत्रकारिता करना अपने आप में एक भारी तलवार है। अगर आपने नक्सलियों के खिलाफ काम किया तो वहाँ पिछले समय हम लोग इसी में बैठकर बातें किए थे कि वहाँ के कुछ पत्रकारों को खिलाफ नक्सलियों ने फरमान जारी कर दिया था। उसके बाद अगर कहीं इधर जो चीजें होती हैं, विकास के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार होती है, ये सबको पता है कि ऐसे खासकर ऐसे क्षेत्र में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, उस एरिया में विकास के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार होती है, वहाँ की प्रशासन कैसे मिला होता है, ठेकेदारों की कैसे गठजोड़ होती है प्रशासन के साथ, ये हम किसी से छुपा नहीं है। अब उन अगर चीजों को सामने लाने की कोई कोशिश करता है, उसको लोगों के सामने काम करता है, तो उसके साथ उसके खिलाफ इस तरह की चीजें होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आम जो जनता है उसको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों की बात नहीं है। आम जनता के साथ जो पत्रकार किसके लिए काम करता है, भाई अपने खुद के लिए तो काम नहीं करता है। ये जो भ्रष्टाचार अगर हो रहा है उसको उजागर कर रहा है, तो किसका पैसा था वो आम आदमी का पैसा था ना, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा था, उनके लिए तो काम कर रहा है। तो अगर उनके लिए दिखा रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल पत्रकार नहीं, आम बिरादरी को भी साथ में आना चाहिए। आम बिरादरी को आना चाहिए अपने से होगा, और इस तरह की चीजों को सामने करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की हो, भ्रष्टाचार होती है हर सरकारों में, और इस तरह की चीजें भी होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी जो दोषी है इनके खिलाफ, तब तक इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो रही बात पत्रकार सुरक्षा कानून की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें जो भी कर रही, हम लोग को पत्रकारों को भी अपने तरफ से दबाव डालना चाहिए, जो वरिष्ठ पत्रकार उन लोग को सामने आना चाहिए, और फिर हमारी कोशिश रहे कि इस तरह की चीजें आगे ना हो। और कोई भी पत्रकार अगर पत्रकारिता करता है तो कम से कम दबाव में ना रहे, वो दबाव में ना करे, कम से कम उनको एक सुरक्षा मिले। जैसा सारे लोगों को तो सुरक्षा दे रहे हैं सरकार, डॉक्टरों को सुरक्षा मिल रहा है, अलग अलग चीजों को सुरक्षा मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पत्रकार के साथ साथ आम आदमियों को, आम बिरादरियों को भी साथ में आकर इस पर काम करना चाहिए। माइक में आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ बोलेंगे क्या? बहुत खराब समय है, और बहुत खराब समय के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कुछ करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, कतारबद्ध तरीके से चलेंगे, और ये मांग करेंगे राज्यपाल से कि वो इस पूरे मसले पर जो है ठोस करें। नीलेश है हमारे साथ यहाँ पे एनडीटीवी के साथी है, और मुकेश चंद्राकर भी बीजापुर में एनडीटीवी के लिए काम कर रहे थे। वो रिसीविंग तो लेने पे दिखला दो, बहुत रिसीव दिखला। जो हानि हुई है वो एनडीटीवी की हानि है या पत्रकार जगत की जो हानि है वो तो है ही है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी हानि है क्योंकि एक बोझ मेरे सर पे इस बात का भी है कि जिस रिपोर्ट की बात हो रही है, जिस रिपोर्ट की बात हो रही है, जिसको लेकर वजह है वो खबर मैंने ही करके आई थी कुछ दिन पहले, खबर का असर भी हुआ। तो एक बोझ सर पे इस बात का भी है कि अगर क्या मैं उस खबर को नहीं करता तो शायद मुझे हमारे बीच होते। अब इसके अपने सवाल हैं, अपने जवाब हैं, या अपनी तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे ये लगता है कि क्या कोई खबर हम
हमें दिख रही है और हमें मात्र भय के कारण नहीं करना चाहिए कि कल हमारे साथ कोई घटना हो सकती है। ये तो अपना सवाल है, जवाब है अपने तर्क इस पे हो सकते हैं, लेकिन एक बोझ मेरे सर पर इस बात का जरूर है कि क्या अगर वो खबर नहीं हुई होती या उस खबर पे कोई एक्शन नहीं हुआ होता तो शायद मुकेश हमारे बीच में होते। लेकिन एक आवाज जरूर उठानी चाहिए हम लोगों की, सिर्फ ये खबर नहीं हो सकता है क्या ऐसी खबरें मुकेश लगातार उठाते रहे हैं। बस्तर में मुकेश के साथ ये मेरी पहली रिपोर्ट भी नहीं थी। इससे पहले हमने 10 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा करीब 10 सालों से मैं लगातार वहाँ काम कर रहा था, उनके साथ जाना आना, कई रिपोर्ट हमने की है। सिर्फ एक ये मसला जोड़कर कि ये रिपोर्ट की वजह से ऐसा हुई है, मुझे लगता है कि उस केस को हम थोड़ा सा और हल्का कर रहे हैं कि मुकेश जैसे और भी जो साथी हैं या मुकेश के ऊपर भी जो हमला हुआ सिर्फ इस केस के कारण हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले बस्तर बीजापुर में ही कुछ और भी घटनाएं हुई थी जिस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुकेश को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी जो कांग्रेस के विधायक थे, स्थानीय विधायक, उनको उनकी ओर से जारी की गई थी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की ओर से जारी की गई थी, जिसमें मुकेश और 2 अन्य पत्रकारों का नाम था जिन्हें इस बात से बहिष्कृत किया गया था कि ये सरकार के पक्ष में आकर जो स्थानीय व्यवस्था है जैसे कांग्रेस के लोग हैं उनके खिलाफ लिख रहे हैं, इसलिए इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो वो ठेकेदार का उन लोगों से रिलेशन को भी जांच के बिंदु में शामिल किया जाना चाहिए। जांच के बिंदु में इन बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए कि इससे पहले जो कलेक्टर थे वहाँ अनुराग पांडे, उनके संबंध किस तरह से उस ठेकेदार के साथ है जिसके ऊपर ये आशंका जताई जा रही है। और जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में मुकेश और अन्य जो साथी थे उनको लेकर कलेक्टर की अपनी क्या आखिरी कुछ बातचीत थी, उस पर भी जांच के बिंदु जाने चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए इतना कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इस खबर पे जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसी खबर की वजह से ये इतनी घटना हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर और स्थानीय जो वहाँ के साथी हैं उनसे भी बातचीत करने के तौर पर भी कि ये चीजें काफी दिनों से 3-4 महीने से चली आ रही थी और एक के बाद एक घटनाएं उसमें जुड़ती गई। सिर्फ यही खबर नहीं, इसके पहले ही वहाँ के स्थानीय साथियों में जिसमें मुकेश जी थे और उसके अन्य साथियों ने खबर की थी कि एक सड़क और पुल पहली बारिश में कैसे बह गई, जो करोड़ों रुपए से बनी थी वो ये सड़क नहीं थी, वो दूसरी सड़क थी। और इसके अलावा वहाँ पर प्रशासन और ठेकेदार मिलकर कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको लेकर भी मुकेश और वहाँ के स्थानीय साथी लगातार मामला उठाते रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही एक खबर थी जिसकी वजह से ये घटना हुई या फिर इसके पीछे और भी कारण हैं? इस पर भी हमको जांच बिंदु, मुझे लगता है कि हमको प्रेस क्लब के माध्यम से हमारे जितने भी साथी हैं इन बिंदुओं को भी शामिल करवाना चाहिए। इनके पीछे क्या पुराने अधिकारियों का भी कुछ हाथ है या फिर कुछ और लोगों की अभी इसमें सहमति है, इस पर भी जांच हो। मुकेश का जाना पत्रकारिता जगत के लिए जो बड़ा नुकसान है ही, हमारे लिए व्यक्तिगत तौर से भी है, खासकर मेरे लिए तो है ही है। और एक बोझ के साथ है कि क्या वो खबर अगर मैं नहीं किया होता या वो खबर पब्लिश नहीं होती तो अब मुकेश हमारे बीच होते, ये सवाल हरदम मेरे लिए एक बोझ की तरह रहेगा। और राजभवन में जो है हम लोग वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे, फिर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा में जाकर जो है 2 मिनट का मौन धारण वहाँ पे करेंगे। यहाँ से पहले राजभवन शांतिपूर्ण तरीके से, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है वहाँ पर जाकर मौन धारण करेंगे। एक दूसरा ये भी है कि हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और संयुक्त सचिव है प्रफुल्ल ठाकुर और अरविंद सुरवानी, वो कल रात को ही बीजापुर रवाना हो गए थे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, तो अभी वो बीजापुर में है, इसलिए आज की घटना में वो शामिल नहीं होते हैं। एक लाइन तो चलिएगा भाई, आप लोग सब पीछे आ जाइएगा, कैमरामैन के अलावा सब पीछे आ जाइएगा। बना लेना भाई, चालू थोड़ा बोल दो ना। हाँ जी, मुकेश चंद्राकर हत्या पे देखिए, आज जो अपना परिचय के साथ। मैं कौशल स्वर्णवीर हूँ और आज हम यहाँ पर मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में खड़े हुए और हम यहाँ से राजभवन मार्च कर रहे हैं। उसके बाद अम्बेडकर प्रतिमा के सामने हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, क्योंकि जो घटना हुई है निश्चित तौर पर काफी दुखद घटना है। और जिस तरह खबरों के चलाने के बाद किसी ठेकेदार के द्वारा एक पत्रकार की हत्या की जाती, मुझे ऐसा लगता है काफी दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और जिस ठेकेदार ने ये हत्या कांड को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह घटनाएं और भी पहले कई पत्रकारों की हत्या, बस्तर में विशेषकर रायपुर में भी हत्याएं हुई है,
ये लगातार, उसके बाद भी आप लोग प्रेस क्लब और पत्रकार क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? निश्चित तौर पर ये काफी चिंता का विषय और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी पत्रकारों को एकजुट होना होगा, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, सिर्फ एक दिन प्रदर्शन करेंगे और बाकी भूल जाएंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो निश्चित तौर पर जो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात सरकार करती है उसको करना चाहिए, मजबूती के साथ लागू करना चाहिए, और उसमें जो बिंदु शामिल किए जाना चाहिए उसमें इस तरह की यदि कोई कार्रवाई की जाती है उस पर कठोर सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना हो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके और पत्रकार सुरक्षित रह सके। अच्छा, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की बात चल रही थी, सरकार लगातार पिछली सरकार से अब तक पहल सरकार नहीं कर पाई है, उसके लिए तौर पर इसके पीछे सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों का जो दबाव है, जो एकजुटता है, वो कमी है। यदि पत्रकार दबाव डालकर इसको लागू करवाने की पहल करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस दिशा में पत्रकार जितने भी प्रेस क्लब हो, चाहे जितने भी पत्रकार संगठन है, उस पर उनको एकजुट होना पड़ेगा और सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आपको जो कानून बनाने की जो आपने बात कही थी उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां पर भी इस तरह की घटनाएं होती है उस पर कड़े सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर प्रेस क्लब के तमाम पत्रकार, मेंबरान, सदस्य, तमाम अखबारों, चैनल, मीडिया चैनलों के आज पत्रकार की हत्या ठेकेदार के द्वारा, आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर इलाकों में ठेकेदारों की किस तरह बाहुबली है और किस तरह हत्याएं जारी हैं, उसे लेकर के भारी आक्रोश पत्रकारों में। और मित्रों, ये सभी पत्रकार आज जाकर के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे और राज्य सरकार पे उचित कार्रवाई करने। देख सकते हैं पूरे पत्रकार की रैली राजभवन तक पहुंच चुकी है और मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के खिलाफ राज्य सरकार से एक्शन की मांग पर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन देने की, और आप देख सकते हैं पूरे राजभवन को बैरिकेडेड करके पत्रकारों के प्रवेश को बाधित कर दिया गया हुआ है। संभवतः यहां से पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन तक जाए और राज्यपाल डेका जी को अपना ज्ञापन सौंपे। ये पूरा बैरिकेडेड लगा करके मार्ग को रोक दिया है, राजभवन जाने वाले मार्ग को, और बाहर आक्रोशित रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधित्व में बीजापुर बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में पूरा पत्रकार मंडली एकजुट और पूरी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए आक्रोश के साथ राज्य सरकार से हत्यारों को पर जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए मांग पत्र लेकर राजभवन में, राजभवन के सुरक्षा अधिकारी पूरी शांतिपूर्ण ढंग से यह रैली राजभवन तक आई है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन, किसी तरह के नारेबाजी नहीं, बस खामोशी से आक्रोश। आप लोग भी क्या प्रतिनिधि रहे? नहीं है यहाँ पे, सारे प्रतिनिधि है, सारे हैं उनके सचिव आ गए ना सब। यहीं बैठ जाओ, सब लोग यहीं बैठ जाओ। देख सकते हैं राज्यपाल के द्वारा मिलने से इनकार किए जाने पर आक्रोशित पत्रकार यहीं पर धरना पर राजभवन के सामने धरने पर बैठ चुके हैं। हर हाल में वो राज्यपाल से मिल करके ज्ञापन सौंपने की मांग पर पूरी तरह से अड़ चुके हैं।
अंदर जाएंगे, गाड़ी दे देंगे।